नजरादार न्यूज 18 में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की धार की, जहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मध्य प्रदेश के धार से बड़ी खबर आ रही है। नर्मदा नदी में मुसाफिर बस गिर गई है। मुसाफिरों से भरी हुई थी ये बस, 12 मुसाफिर इसमें हलाक हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। इंदौर से पुणे जा रही थी ये बस। आगरा मुंबई हाईवे पर ये हादसा पेश आया। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश के धार से, जहां नर्मदा नदी में मुसाफिरों से भरी एक बस गिर गई है। 12 मुसाफिर इसमें हलाक हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इंदौर से पुणे जा रही थी। आगरा मुंबई हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। तो आप तस्वीरों के भी जरिए देख सकते हैं कि कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। मध्य प्रदेश के धार की ये तस्वीरें हैं, जहां नर्मदा नदी में मुसाफिरों से भरी एक बस गिर गई है। 12 मुसाफिर इसमें हलाक हुए हैं। 15 अफराद को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इंदौर से पुणे जा रही थी ये बस। आगरा मुंबई हाईवे पर हादसा पेश आया। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश के धार से आ रही है, जहां नर्मदा नदी में मुसाफिरों से भरी एक बस गिर गई है। 12 मुसाफिर इसमें हलाक हो गए हैं। 15 अफराद को बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इंदौर से पुणे ये बस जा रही थी। आगरा मुंबई हाईवे पर यह हादसा पेश आया। पंद्रह लोग जिंदा निकाल लिए हैं। चूंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और लगभग 12 अभी लोगों के हमारे बीच से जाने की खबर है। दुखद है वो 12 का। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग उसमें रहे होंगे। इंदौर से कुल 12 लोग ही उसमें चढ़े थे बस के अंदर। बाकी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। अधिकारी सभी पहुंच गए और रेस्क्यू किया जा रहा है। कैसे भी बस को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। कारण से पूछा भी आया हूँ, कारण अभी तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है क्योंकि रेलिंग तोड़ के गई है गाड़ी अंदर, तो स्टीयरिंग या ब्रेक फेल कुछ हुआ होगा। और अब बात करेंगे सदर जमहूरिया के इंतखाब की। द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, अगला सदर जमहूरिया कौन होगा? आज इनकी किस्मत का फैसला अरकान पार्लियामान और अरकान असेंबली कर रहे हैं। तकरीबन 4800 वोटर वोटिंग करेंगे। पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में वोटिंग के बंदोबस्त किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपना वोट डाल दिया है। एनडीए उम्मीदवार को जीत का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इन्हें 27 छोटी बड़ी पार्टियों की हिमायत हासिल है। मुर्मू की तायद में बाज़ गैर एनडीए पार्टियां भी हैं। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के साथ साथ बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, एआईएडीएमके, टीडीपी, जनता दल सेकुलर, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, निषाद पार्टी और अपना दल की हिमायत हासिल है। जबकि अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, सीपीएम, आरएसपी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, एआईयूडीएफ, टीआरएस समेत दीगर की हिमायत हासिल है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफ बर्दारी तकरीब होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दत कार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। उधर मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का खदशा है, लिहाजा इन दोनों रियासतों में पार्टी ने एक दिन कबल अपने अरकान असेंबली को होटल में शिफ्ट कर दिया था। बीजेपी अरकान असेंबली होटलों से सीधे असेंबली वोट डालने जाएंगे। तमाम रियासतों के असेंबलियों में भी वोटिंग का अमल जारी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, तमिलनाडु के वज़ीर आला एमके स्टालिन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सदारती इंतखाबात के लिए अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। मैं यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रहा हूं और देश में कम से कम कोई ऐसा हो जो समय समय पर ये बता सके सरकार को कि अर्थव्यवस्था के हालात क्या है। आप पड़ोसी देश देखिए, श्रीलंका की क्या हालत हो गई और बगल में देश की क्या हालत है। इसलिए कम से कम देश में एक राष्ट्रपति ऐसा हो जो समय समय पर बता सके बातों को। और इस पूरे मामले पर सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां समानुमान अनूप इस वक्त सीधे तौर पर जोड़े हैं। अनूप, आज राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि देश का सबसे बड़ा ये चुनाव एक तरह से तस्वुर किया जा रहा है। देखिए, आपको बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो केंद्र के मंत्री हैं, तमाम मंत्री वो वोट डाल रहे हैं और
बीजेपी को ये पूरी उम्मीद है कि जिन राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं और जो यशवंत सिन्हा को जिनकी पार्टियों ने फैसला लिया कि यशवंत सिन्हा को वोट डालेंगे, उनके भी कुछ सांसद और विधायक द्रौपदी मुर्मू के को वोट डालेंगी। तो ये तमाम चीजें हैं। बीजेपी को भरोसा है कि पिछली बार जितने मतों के अंतर से रामनाथ कोविंद जीते थे, उससे ज्यादा मतों के अंतर से इस बार द्रौपदी मुर्मू जीत करके राष्ट्रपति बनेगी। देखिए, जिस वक्त में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई थी, उस वक्त ना सत्ता पक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा था, ना ही विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाई, जैसे ही उनकी उम्मीदवारी का फैसला किया, कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, एनडीए के घटक दल नहीं है, उन्होंने भी फैसला किया कि द्रौपदी मुर्मू को ही वो अपना मत देंगे। वजह साफ थी, जिस तरीके से एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तो ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं एनडीए की तरफ से, खास तौर से बीजेपी की तरफ से इनके उम्मीदवार के नाम पे घोषणा करने के बाद से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, वोट प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत डले और एक बड़े मार्जिन के अंतर से जो है वो विपक्ष को शिकस्त दी जाए। जी बिल्कुल। एक चीज अनूप ये भी जानना चाहेंगे, यशवंत सिन्हा को हम देख रहे हैं लगातार वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं या अपील कर रहे हैं, जो अरकान असेंबली हैं या रुकन पार्लियामेंट उनसे अपील कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा कि इस बार अपनी आत्मा की सुने, अपने ज़मीर की सुने। आज भी उन्होंने एक बयान जारी किया, जब पोलिंग शुरू हो गई तो उस वक्त बयान जारी किया। क्या इसका कुछ असर पड़ेगा जो मेंबर पार्लियामेंट है या मेंबर असेंबली है उन पर? देखिए, आपको बता दूं कि जब विपक्ष राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर के वो खोजबीन शुरू उनकी तरफ से की गई थी, तो कई ऐसे नाम पर चर्चा की गई थी विपक्ष की तरफ से, कई लोगों को ऑफर भी किया गया था, लेकिन उस वक्त में उन नेताओं ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस चुनाव में जाने का मतलब जीत सुनिश्चित नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि एनडीए के उम्मीदवार के नाम के पहले ही विपक्ष ने अपने नाम की घोषणा कर दी। यशवंत सिन्हा बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जहां सवाल सिर्फ ये है कि जिस तरीके से एनडीए ने और खास तौर पर बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की, उसी समय बाजी पलट गई, क्योंकि एक आदिवासी और महिला जिसका मैसेज, एक संदेश पूरे देश में एक अलग तरीके से गई। देखिए, विपक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, मान सकते हैं कि बीजू जनता दल किसी भी घटक दल में नहीं है, लेकिन तमाम इस तरह के झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे कई और भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो आदिवासी और महिला के नाम पर द्रौपदी मुर्मू को वोट डालने का फैसला कर रही है। तो ये एक तरह से सेटबैक विपक्ष की तरफ से रहा। यशवंत सिन्हा बड़े नेता के तौर पर जरूर जाने जाते हैं, लेकिन आंकड़ों की इस गिनती में वो कहीं ना कहीं पिछड़ते दिख रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा वोट नहीं पड़ेगा। जहां तक आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि तकरीबन 60% से ज्यादा मतों से कह सकते हैं कि इनको पड़ने वाला है द्रौपदी मुर्मू को, जो अभी तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो एक बड़े अंतर से द्रौपदी मुर्मू इस चुनाव को आसानी से जीत जाएंगी। चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ तारिक कमर इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। तारिक, सदर जमहूरिया का आज इंतखाब हो रहा है, लखनऊ में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? आजम, देखिए, ये मुल्क की तमाम रियासतों में गहमा गहमी है और इस इंतखाब को लेकर बड़ा जोशो खरोश भी है। इसी अंदाज का मंजरनामा उत्तर प्रदेश में भी है। विधानसभा के तिलक हाल के बाहर सुबह से हमने देखा कि बहुत ज्यादा चहल पहल है और लोग बिल्खुसूस बीजेपी के लोगों में जो जोशो खरोश देखने को मिला वो माजी में कमी न देखने को मिला है। सबसे पहला वोट उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने डाला है, दूसरा वोट काबीनी वजीर सुरेश खन्ना ने, सीनियर वजीर ने डाला। उसके बाद काफी लोग जो है वोट डालने पहुंच रहे हैं। जाहिर है 5 बजे तक का टाइम है, लेकिन जो सियासी पस मंजर है वो भी साथ साथ सफर कर रहा है। आरएलडी ने बाकायदा तौर पर यशवंत सिन्हा के हिमायत का ऐलान किया है कि हमारे जो 8 विधायक हैं वो सब यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया है यशवंत सिन्हा के देश में, लेकिन बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को लेकर बहुत संजीदा है और बाकायदा तहरीक चलाती रही है गुज़िश्ता चंद दिनों से।
साथ ही अहम बात ये भी है कि देखिए समाजवादी पार्टी के शिवपाल ने भी यही फैसला किया कि वो द्रौपदी मुर्मू के साथ जाएंगे। उनका जो एक उम्मीदवार है उसने भी उस मायावती के ट्वीट के जरिए मालूम हुआ कि वो भी द्रौपदी मुर्मू के फेवर में ही वोट करेंगे। और देखिए सियासी जो मंजरनामा है वो जाहिर है कि एक मुकम्मल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि इलेक्शन में सामने आता है उसी से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और उसकी जो हलीफ जमाते हैं वो यशवंत सिन्हा के फेवर में है और बीजेपी और उसकी जो हलीफ जमाते हैं वो द्रौपदी मुर्मू को जिताने के लिए पूरा यकीन नजर आते हैं। तो अब देखना यही है कि शाम तक क्या कुछ मंजरनामा सामने आता है। हफ्ते नहीं फैसला तो 21 जुलाई को सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल तारिक, ये देखा गया बीजेपी का इस वक्त जो निशाना है वो जीत है कि मतलब किसी भी हाल में बस जीत चाहिए, इख्तिदार चाहिए, इसी पे वो काम कर रही है। राष्ट्रपति या सदर जमहूरिया का जो इंतखाब है इसको लेकर भी इसी तरह के देखा। यशवंत सिन्हा जो थे अपोजिशन के उम्मीदवार थे, काफी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर एक ऐसा खेल किया कि यशवंत सिन्हा जो यहाँ पर पीछे होते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये आपका तजिया जो है किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है आजम। और देखिए बीजेपी ने ये फैसला कर रखा है कि वो किसी भी मतलब मौके पर कोई भी गुंजाइश छोड़ने को तैयार नहीं है। और जाहिर है कि जैसा गुज़िश्ता इलेक्शन में हम देख चुके हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामानी इलेक्शन हो, तो उसमें भी बीजेपी ने जिस अंदाज की तहरीकात, जिस अंदाज की मुहिम चलाई थी, अब हम देखते हैं कि सदर जमहूरिया के इलेक्शन के मामले में भी बीजेपी ने कोई कसर, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने किया है। और एक बात और भी है आदम के, देखिए जो जाहिर है बसर इख्तिदार लोग होते हैं उनके पास वसाइल ज्यादा होते हैं, उनके पास मौके अच्छे होते हैं, उनके अंदर जोशो खरोश ज्यादा होता है। और बीजेपी जितनी बड़ी तादाद से उत्तर प्रदेश में कामयाबी बीजेपी ने हासिल की है, तो जाहिर है कि उनमें ये जो जोशो खरोश है ये फिक्री तकाजा भी है उनका। और जाहिर है कि वो प्रैक्टिकल भी बहुत अपनी कोशिशें कर रहे हैं। तो यही कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत पूरा यकीन नजर आती है। ताहम अखिलेश के बयानात भी बार बार यही कह रहे हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्रपति लाते हैं जो इस इक़्तिसादी हालात पर, मुल्क के तमाम तर मामलात पर, हालात पर वक्तन इज़हार ख्याल कर सके। तो देखिए सबसे अपने अपने मकासद है, अपने उसूल और ज़ाब्ते के हिसाब से बयान जारी किए जा रहे हैं। ताहम इतना जरूर है कि बीजेपी की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम जरूर नजर आती है उसका। बिल्कुल तारिक, एक सवाल ये भी करना चाहूंगा आपसे कि एक तरह से एक रिवायत रही है कि जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है या सदर जमहूरिया का उम्मीदवार होता है वो इलेक्शन से पहले मुल्क के अलग अलग शहरों में जाता है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लोगों से मुलाकात करता है, अपने ख्यालात का इजहार करता है। यशवंत सिन्हा ने तो ये काम खूब किया, खूब कई जगहों पर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को इस तरह से नहीं देखा गया। तो इसको किस तरह से देखा, किस नजर से देखा जा रहा है? ये सवाल आपका बहुत अहम सवाल है आदम। और इस सवाल की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि देखिए माजी में ऐसी नजीरें हमारे सामने हैं और ये जो मामला है यशवंत सिन्हा का, इन्होंने बाकायदा इस नजीर पर अमल करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपनी बात को सामने रखा है और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि मोरल्स को अपने ध्यान में रखिए, अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनिए, आपका ज़मीर क्या कहता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू इस मामले में बिल्कुल नजर नहीं आई हैं। और जाहिर है कि देखिए सब पार्टी के अपने अपने उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, लेकिन ये जो कदीम उसूल और रिवायतें हैं उनसे कहीं ना कहीं इंहिराफ जो है ये बताता है कि इक़्तिदार की जो सूरत हाल है अब वो माजी से कदर मुख्तलिफ है। और जो बसर इक़्तिदार लोग हैं बिलखुसूस मरकज में और कई दूसरी रियासतों में, उत्तर प्रदेश में, तो देखिए उनके मद्देनजर नजर क्या है, उनके नजरियात क्या हैं, वो बिल्कुल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो देखिए अब इससे कोई तनकीद की तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। काम ऐसा जरूर हुआ है कि जो माजी की जो हमारी सियासी रोशन रिवायतें रही हैं उनसे इन्हिराफ करते हुए कुछ लोग जरूर नजर आए हैं। चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ से। महंगाई की मार एक बार फिर आम लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। सार्फिन की जेब पर आज से बार मजीद बढ़ गया। बाज़ डब्बा बंद और पैकेट वाली मार्का शुदा अशिया, पेंसिल, कैंची, एटलस, ड्राइंग करने की स्याही, चेकबुक, LED लैंप्स, सोलर वाटर हीटर समेत दीगर अशिया पर आज से आवाम को 5 से 18% जीएसटी अदा करना होगा। इसके साथ साथ खिदमात के शोबे में भी सार्फिन को ज़्यादा जीएसटी अदा करना होगा। अस्पताल में 5,000 से ज़्यादा के किराए वाले कमरों पर 5%, जबकि होटल के 1,000 रुपये के किराए वाले कमरे पर अब 12% जीएसटी लगेगा। इसके साथ साथ ब्लेड, पेपर, कैंची, शार्पनर और चम्मच पर 18% जीएसटी अदा करना होगा। GST ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ತುಂಬ. ಇವಾಗ ಇವರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ. ಇವು ಅವರೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ.
बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब अपनी जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये जो दूध है, पैक्ड प्रोडक्ट्स, अगर मैं बात करूं इन प्रोडक्ट्स की जिनमें आपको दही मिलता है, छाछ मिलते हैं, ये जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं इन पर आज से 5% जीएसटी जो है वो लागू होगा और आपको ये जीएसटी देना होगा। तो ये जो पैक्ड पनीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पनीर पर भी आपको 5% जो है वो जीएसटी देना होगा। ये वो चीज़ें हैं जो लोग आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। छाछ भी काफ़ी इस्तेमाल हो रही है। सारे पैक्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर जीएसटी लागू होगा। तो हम बात कर लेते हैं, आज से सारे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लागू होना है तो कितना फ़र्क आ जाएगा, और ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। एक्चुअली फ़र्क का तो हमें मैम तब पता चलेगा जब हमारे पास बिल आएगा। तो आज तो अभी कोई बिल आया नहीं है, जब बिल आता है तब हमें फ़र्क का पता चलेगा कि कितना डिफरेंट आएगा बिलिंग में। अच्छा, जैसे आज की बात करें तो आपने कहा कि अभी तक नहीं आया, तो अभी वो रेट्स वही चलेंगे जो पहले चल रहे थे, ये कल से लागू होगा या आज से? ये तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो बिल आएगा, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं उनके पास जो बिल आएगा उसके अकॉर्डिंग वो हमें देंगे। अब वो उनके पास आज से आता है, कल से आता है, ये उनके आने के बाद अगर पता अभी हम पैक्ड की बात करें तो मिल्क का क्या प्राइस है, छाछ का और पनीर का? मिल्क जैसे टोन मिल्क है वो 50 रुपीज़ पर लीटर है, और फुल क्रीम 60 रुपीज़ पर लीटर है। जो तड़के वाली छाछ आती है मदर डेयरी की, वो 10 रुपीज़ का पर पैकेट है, 300 कुछ ml का है। और दही वगैरह वो 50 रुपीज़ का 400 ग्राम का बॉक्स आता है, और पाउच 30 रुपीज़ का आता है। अब इस पर क्या रेट बढ़ेगा? अच्छा, बढ़ती महंगाई पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि लोग भी उसी तरीके से खर्च करना शुरू करेंगे, हाथ तंगी करेंगे, तो आप लोगों पर भी असर पड़ेगा ऐसा? हाँ, सेल का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। और ये तो हमें जब हम अपना रोज की जो सेल काउंटिंग होती है उसके बाद ही पता चलता है कि क्या फर्क आता है। तो देखिए, अभी से आज ज़रूर लोगों के लिए शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी उस तरीके से रेट्स नहीं आए हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, तो अब लोगों से भी बात कर लेते हैं। ये दूध, दही, पनीर, ये सब आज से महंगा हो जाएगा क्योंकि 5% जीएसटी लगेगी। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि देश के लिए हित की बात है। इसमें इंडियन इकोनॉमी जो है बढ़ेगी। मैं समझता हूँ इतना परसेंट आजकल ऐसी स्थिति है, लोग ये सब पे कर सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हर एक आदमी आराम से खा रहा है, पी रहा है, कोई भूखा नहीं है हमारे देश में। तो मैं समझता हूँ कि देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि जो ये लगातार महंगाई बढ़ रही है देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है? नहीं, इतनी नहीं बढ़ रही कि आदमी जो है भूखा मर रहा हो, उतनी बढ़ रही जिससे देश का विकास। वो सारी चीजें जो बेसिक नीड की चीजें हैं, इन पर लगातार जो है वो पैसे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो ठीक है, इतना नहीं बढ़ रहा है कि आप कोई परेशानी हो रही हो। देखिए, अगर एक पैसा 2 रुपए 3 रुपए अगर बढ़ जाते हैं तो कोई परेशानी, देश के विकास में लगने वाला है पैसा, ठीक है ना। देश का विकास कैसे होगा, नहीं तो होगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं इन पर 5% जीएसटी आज से लग रहा है, चाहे वो दूध हो, दही हो, छाछ हो, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है? देखिए, अगर महंगाई बढ़ेगी नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होगा? अच्छा, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाउ दे विल मैनेज? इसके लिए पैसा तो चाहिए ना, पैसा आएगा कहाँ से? जीएसटी से? तो या लोगों की जेब तो ढीली हो रही है ना। तो डजंट मैटर, सूखी रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब घर चलाती हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अरे हम परेशान हैं, खुद भी परेशान है महंगाई की वजह से। क्या करें, हम मजबूरी है। दूध देखो लेके आते हैं। आज से दूध, दही जो है उस पर जीएसटी बढ़ गई है। हाँ, वो लेके आते हैं और थक जाते हैं। इस टाइम मेरी हालत ऐसी हो रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो देखिए, जो लोग हैं वो लगातार परेशान हैं और लोगों का कहना है कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ करने को भी नहीं है। सूखी रोटी खानी पड़ेगी और जो प्रभु के गुण हैं वो गाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां हैं वो साफ देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद फराह इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद है। फराह, जिस तरह से आपने लोगों से बात की, हमने देखा कई लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। एलपीजी के रेट जो बढ़ते थे या गैस सिलेंडर के जो रेट पड़ते थे उससे किचन के बजट पर फर्क पड़ता था, लेकिन अब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दूध, दही है, नमक है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। किस तरह का रिएक्शन लोगों में देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए, आज से आम जनता के लिए महंगाई का बोझ और बढ़ गया है और धीरे धीरे ये बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है।
आपने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की शुरुआत एलपीजी सिलेंडर से हुई थी, लेकिन अगर आज हम पैक्ड फूड की बात करें या लेबल वाली चीजों की बात करें तो वो महंगी हो गई है। दही, पनीर, लस्सी, और रोजमर्रा में तो देखिए दूध यूज होता है, पनीर यूज होता है। आजकल लोग खास लस्सी से ज्यादा सेवन कर रहे हैं क्योंकि देखिए गर्मियां हैं और लोग नहीं चाहते डिहाइड्रेशन हो, और इन सारी चीजों पर 5% जीएसटी बढ़ गया है। आटा, दाल, चावल, गुड़, गेहूं और इन सब पर भी 5% जीएसटी बढ़ गया है। अगर वहीं हम अस्पताल की बात करें तो वहाँ 5,000 वाले कमरे लेने पर 5% जीएसटी लगेगा। होटल अगर 1,000 से कम का लेते हैं तो 12% जीएसटी लगेगा। ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, इन सबसे 18% जीएसटी। तो तमाम चीजें जो है वो चाहे वो रोजमर्रा की हो, बच्चों की हो, सारी चीजें जो है वो जीएसटी की तरफ बढ़ गई है। और अभी हमने जब लोगों से बात की तो लोगों का यही रिएक्शन था कि आपको बस सूखी रोटी खानी है, उससे गुजारा करना है, क्योंकि लोगों का सीधा सीधा प्लेट पर असर पड़ रहा है। पहले जब हम लेकिन फराह, बिल्कुल आपने कहा कि बिल्कुल हमने जो आपने स्टोरी भेजी थी हमने उसको देखा, नाजरीन को भी अपने दिखाया कि सूखी रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, लेकिन जो औरतें हैं बजट असल उनका किचन का बिगड़ रहा है, जो गृहिणी है उनका बजट बिगड़ रहा है। आपने जो एक ज़ईफ औरत थी उससे बात की, उन्होंने कहा कि परेशान है वो महंगाई को लेकर। जी बिल्कुल, महिलाएं पूरी तरीके से परेशान हो गई है क्योंकि देखिए उनके हाथ में एक स्टिमुलेटेड बजट होता है, उन्हें पूरा घर चलाना होता है उस पूरी चीज में। लेकिन अब जिस तरीके से कभी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही हैं, दालें महंगी हो रही हैं, और आज पैक्ड प्रोडक्ट, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, जो वो पैकेट दूध के लेने जाते हैं। तो जब मैं जा रही थी, मैंने महिलाओं से बात की तो उनका यही कहना था कि हमें मिल्क तो डेली बेसिस पे चाहिए, और जिस तरीके से अब रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा होता जा रहा है, तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। और वो सारा असर लोगों की प्लेट पर आने लगा है, क्योंकि लोग जहाँ खुले हाथ से खर्च करते थे, हम लोग सोच सोच के खर्च कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जितनी भी दही या दालें जो है, देखिए दालें भी आजकल पैक्ड आती हैं, वो सब महंगी हो गई है। और जब जीएसटी लग जाएगा, देखिए आज से जो लोग घरों से निकले थे उन्हें ये समझ में आ गई बहुत बढ़ गया। देखिए आज जो प्राइस आया था वो पीछे से है, लेकिन कल से यही सारी चीजें जो है वो बदल जाएंगी और उतनी ही महंगी मिलेंगी। चाहे वो हम और तेल की बात करें, लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को कहीं राहत नहीं मिल रही है। लोगों के लिए साफ तौर पर झटका लगता जा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि आमदनी उस तरीके से नहीं है और खर्चे इतने हो रहे हैं, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। और हम महिलाओं की बात करें तो वो ज्यादा परेशान नजर आ रही है। उनका कहना है कि जितना बजट उन्हें मिलता है उसमें वो घर पूरा नहीं चला पा रही है। तो लोगों के लिए हर चीज में जो है वो मुश्किलें हैं। जैसे आप औरतों की बात कर रहे हैं, तो वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके लिए जैसे स्टेशनरी का सामान है, प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, तो वो महंगे हो गए हैं। लोग अगर आजकल कहीं विजिट के लिए जा रहे हैं या वेकेशन के लिए जा रहे हैं, वो महंगा हो जाएगा। तो हर तरफ महंगाई की मार जो है वो बिल्कुल। फराह, एक सवाल ये जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है जीएसटी को लेकर पार्लियामेंट में भी आज हंगामा हो सकता है क्योंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन हमने ये भी देखा कई दिनों से व्यापारी भी काफी नाराज थे। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार ने इस पर सोचा नहीं तो हम इसको और एहतजाज को और बढ़ाएंगे, मुल्क भर में करेंगे। 3 करोड़ के आसपास व्यापारी इसमें शामिल होने की बात हो रही थी। तो क्या सरकार पर इसका कुछ असर पड़ता दिखाई दे रहा है? जी देखिए, आपने कहा विपक्ष तो लगातार इस बात को उठाता रहता है, विपक्ष तो महंगाई के बारे में हमेशा घेरता है, और आज भी ये हो सकता है कि इस बात को उठाया जाए। वहीं अगर आप बात कर रहे हैं तो लोग जो हैं, चाहे वो व्यापारी हो, वो भी परेशान है। देखिए अगर लोग कम खर्च करेंगे और अपना हाथ रोक के चलेंगे तो सीधा सीधा उन लोगों पर असर पड़ेगा और लोग जो है वो परेशान होंगे। देखिए आज जब हम बात करें थे दुकानदार से, तो उनका भी कहना था कि जब लोग इन सब चीजों पर अपने हाथ खींच लेंगे और सिर्फ उतना ही सामान लेंगे जितना जरूरत का है, और ऐसी चीजों में अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें रोजमर्रा की है, और अगर लोग इनमें भी कटौती करेंगे तो आने वाले चीज में लोगों का तो लॉस है ही, पर जितने सेलर्स हैं, ये व्यापारी हैं, उन लोगों का भी लॉस है। और इस पर प्रदर्शन की भी बात बार बार लगातार उठ रही है, विपक्ष भी इसको जो है लगातार उठा रहा है। और मुझे लगता है ये जो आज से सत्र शुरू हुआ है, इसमें भी इस बात को उठाया जाएगा, क्योंकि आम जनता को लेकर हर कोई परेशान है। और जिस तरीके से महंगाई, देखिए कुछ चीजें सस्ती भी की जा रही हैं, तो वो चीजें सस्ती की गई हैं जिनका इतना यूज नहीं होता, लेकिन जो चीजें रोजमर्रा की है उन्हें महंगा कर दिया, तो लोगों के लिए ये राहत तो नहीं है, लोगों के लिए एक झटका ही है। और इस पर जो है लोगों का गुस्सा भी नजर आ रहा है, और लोग आज की सुबह लोगों के लिए राहत वाली बिल्कुल सामने नहीं आई है। लोगों के लिए झटका सामने आया है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस महंगाई में
वो अपना घर बजट कैसे चलाएं। मैनेज करें। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फरा इस तमाम जानकारी के लिए। मेहताब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं भोपाल से। मेहताब, लगातार महंगाई में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल डीजल एलपीजी की कीमतें तो बढ़ती थी, आम आदमी परेशान था, अब ऐसी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, जो खासकर ख्वातीन का बजट बिगड़ रहा है इस वक्त। सिर्फ ख्वातीन का बजट ही नहीं बिगड़ रहा, बल्कि मर्द हो या ख्वातीन सबके बजट बिगड़ रहा है, बच्चों का भी बजट बिगड़ रहा है, क्योंकि बच्चों का अगर स्कूल भी जाना है तो वहाँ पे कापी किताब पेंसिल की जो चीजें हैं, ब्लेड है, वहाँ पर भी जो है इसमें जीएसटी का मामला आज नाजुक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 रोज पहले से ही यहाँ पर एहतजाज शुरू हो गया। राजधानी भोपाल में भी गिरानी के खिलाफ जो है जीएसटी की काउंसिल की जो सिफारिशात है आज के दिन का नफाज किया गया है, उसको लेकर भी जो शुरू हो गया एहतजाज, क्योंकि जो आटा चक्की वाले हैं, जो डब्बा बंद और पैकेट वाली जो मार्काशुदा अशिया है, उन पर जो 5% का जीएसटी लगाया गया है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हर तमाम चीजें पैक में आती हैं तो आम लोगों को राहत कहीं नहीं है। हुकूमत एक तरफ तो अच्छे दिन की बात कर रही है, अच्छे दिन का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है अच्छे दिन में ऐसी गिरानी हो रही है कि उनकी मुंह का जो लुकमा है वो भी उनसे छीना जा रहा है। बिल्कुल मेहताब, अभी हमने कुछ बाइट्स हमने दिल्ली से देखी, हमारे नुमाइंदा फरहान ने जो भेजी थी, उसमें कई लोग ये कहते हुए देखे गए कि अगर जीएसटी नहीं वसूलेगी सरकार तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा, जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो कैसे पूरे होंगे। तो अभी तक मुल्क जो है 75 सालों से तरक्की कैसे करा था आजम। बिल्कुल, कई लोगों के ये रिएक्शन बुनियादी सवाल देखिए, बुनियादी सवाल ये देखिए, ये सवाल वो लोग कर रहे हैं जिनके अपने पेट भरे हुए हैं, जिनको जो है वो लोग जो है जो कभी दुकान तक पहुंचकर खरीदते नहीं बल्कि नौकर उनका सामान लेकर आते हैं, उनकी ये वो लोग सवाल कर रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि एक इंसान जिंदगी में कितनी बार टैक्स दे। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको जो है वहां पर आपको टैक्स पे करना है, फिर आप पेट्रोल लेने जाते हैं वहां पे भी आपको टैक्स पे करना है, अगर दूसरी चीजें लेने जाना तो हर जगह आपको टैक्स पे करना है। तो एक शख्स कितनी बार अपनी जिंदगी में एक सैलरी में कितनी बार टैक्स पे करना करेगा, ये आम इंसान जानना चाहता है सरकार से। कि अगर वो गैस लाता है 1000 रुपए उसके पास होंगे तब तो एक सिलेंडर मिलेगा, लेकिन डेली की जो योमिया मजदूरी जो है उसकी इतनी नहीं होती है कि हफ्ते भर की मजदूरी में वो एक सिलेंडर ला सके। और अगर ये किसी घर में 4 बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों की तालीम कैसे किया जा कर सकता है। सवाल यहाँ पर यह है, एक तरफ हुकूमत एक करी कि सबको पढ़ाना भी है, सबको लिखाना भी है, लेकिन पढ़ाई के जब बोझ इतना हो जाएगा तो इसे कहा जा सकता है कि आइंदा दिनों में पढ़ाई सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो साहिब हैसियत लोग होंगे, आम लोगों से तालीम का ख्वाब बहुत दूर हो जाएगा। बिल्कुल, इस बार जो जीएसटी लगाई गई है मेहताब, वो इस चीज को ध्यान में रख के लगाई गई है कि जो रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उस पर ज्यादा जीएसटी लगाया गया है, खासकर जो खाने पीने की चीजें हैं, किचन से जुड़ी चीजें, पढ़ाई से जुड़ी चीजें, उस पर जीएसटी लगाया गया है। आजम देखिए, अब आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जिस पर जीएसटी नहीं लगा हुआ है। तमाम चीजें जो है दुकानों पर जब आती हैं, अगर खुले में आप बेचते हैं तो वहाँ पे फूड जो है महकमा फूड का जो है वो इस पर छापामारी करता है, वो कहता है कि खुली हुई चीजें आप मत बेचिए, तमाम चीजों को पैक करके बेचिए। जब डब्बा बंद कोई चीजें हैं और मार्केट लगा हुआ है तो इस पर आप जीएसटी फौरी तौर पर लगा देते हैं। तो आम लोग जो है जो मामला की जिंदगी गुजार रहे हैं वो कहाँ से पाएंगे। आप जिन चीजों को विजुअल आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तमाम चीजें जो कुर्तुन एशिया की बेसिक सब डब्बा बंद है, तो जाहिर सी बात है तमाम चीजों को एक तरह से आप उसमें ले आए हैं ताकि आम लोग जो है जो सतह गुर्बत से नीचे जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर हुकूमत उनको अगर महीने में कुछ पैसा अनाज दे देती है, उनका गुजारा चल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो तालीम का ख्वाब कहाँ से पूरा हो सकता है। मिडिल क्लास जो है या लोअर मिडिल क्लास जो है वो उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।